Alright, guys. So, welcome to the intro session for Intermediate Statistics for Economics course. So, हमारा agenda क्या रहेगा? We'll first be discussing what is your syllabus, what are the changes, what is your exam pattern, and once we are done with all of that, we'll see how we'll proceed with this particular course. ठीक है? And after that, if you have any sort of doubt in any of these subjects, we can take that up. Okay? All right. Chalo. So, let's begin with the reading list. So this particular meeting was conducted on 4th of December 2024 when you guys were very seriously preparing for your semester 1 exam. Okay, so somebody is watching news also. So good luck with that. ठीक है. So this particular meeting, again, I'll be repeating myself. Delhi School of Economics में आपकी मीटिंग्स होती हैं जिसमें डिसाइड होता है कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या टीचर्स को डिफिकल्टी रही है, या फिर एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस होने वाले हैं. ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस्ड. सो व्हाट वाज डिसाइडेड? सो फ्यू पॉइंटर्स विच वर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज, पहले जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स का, तो आप एक बुक ये नहीं यूज करते थे. देयर वर मल्टीपल बुक्स विच वर यूज्ड. John Rice, Kementa, Hogg, multiple books were used. But later on, last year से ही ये implement कर दिया गया था कि we will be using a single book which is Devor. जो आपने semester 1 statistics में use की थी, same book will be used this time also and that will be your principal text. तो वहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं और वहीं से सारी प्रैक्टिस करनी है. इफ यू वांट सम मोर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यू कैन यूज अदर बुक्स एज वेल, बट यही डिवॉर ही आपकी कोर बुक रहेगी. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट नेम्ड सफिशिएंसी. उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच वॉज टेकन अप. So that particular topic is also not touched in your Devor book, so we don't really have to worry about it. ठीक है. कुछ बातें आपके ग्रेडिंग ऑफ पेपर से डिस्कस्ड थी कि टीचर्स बेसिकली सेड दैट इफ द पेपर हैज टू मेनी सब पार्ट्स, टू मेनी क्वेश्चंस विद इन अ सब पार्ट, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ग्रेड. सो इट वाज डिसाइडेड दैट जो भी क्वेश्चन होगा उसमें बहुत ज्यादा सब पार्ट्स हम लोग नहीं देंगे, सो दैट इट्स ईजियर फॉर टीचर्स टू ग्रेड. सो दैट इज अनदर थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ कुछ जनरल कमेंट्स थे रिगार्डिंग कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, उनको कॉन्टिन्यूअस मैनर में ही आपको लिखना है. एक क्वेश्चन अगर स्टार्ट किया है तो उसके सारे सब पार्ट्स उसी के कॉन्टिन्यूएशन में होने चाहिए. इफ यू वांट टू मूव टू अदर पार्ट्स, यू कैन गो टू अनदर पेज एंड स्टार्ट this in a fresh manner. So don't do this thing ki first question A part and then second question B part and then first question C part. This mixing up is not good in terms of your final evaluation. So this was also there. Apart from that, अब स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, राइट? अब उस कैलकुलेशन में कोई डेसिमल पॉइंट्स भी आएंगे, 4 डेसिमल पॉइंट, 5 डेसिमल पॉइंट. तो अगर बच्चे अलग अलग लेवल पे डेसिमल्स को राउंड ऑफ करेंगे तो काफी इनकंसिस्टेंसी आ सकती है और आपके एंड रिजल्ट में काफी डिफरेंस आ सकता है. सो इट वाज डिसाइडेड दैट जो भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस होंगी उसको आप 3 डेसिमल पॉइंट्स तक राउंड ऑफ करो, और सारी चीजें जो आपने कैलकुलेट की उसके बाद एंड में गिव योर रिजल्ट इन 2 डेसिमल पॉइंट्स. दिस वाज वन थिंग विच वाज आल्सो डिस्कस्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जैसे इस बार स्टैटिस्टिकल टेबल्स यूज की होंगी, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल डिवॉर के बुक के पीछे जो दी हुई है आपको एग्जाम में दी हुई थी, उसमें भी काफी सारे नंबर्स होते हैं. सो उस टेबल से जो भी नंबर पिक होंगे उनको आपको राउंड ऑफ नहीं करना है. तो यही पैटर्न आप जब प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो यही पैटर्न फॉलो करो ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे इस चीज की प्रॉपरली आदत हो जाए. ठीक है. ऑल द इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, no rounding off in any of the numbers that you get from statistical table, and your final answer should be rounded off to 2 decimal point. So these are just some general comments based on how you should attempt the final exam. Then what will be your end semester exam pattern, ये सब discuss हुआ था. We'll take it up at the end. So now we want to discuss
व्हाट इज गोइंग टू बी योर सिलेबस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, अभी तक semester 1, this is a continuation of semester 1 paper. So if somebody feels that they are not very clear with semester 1 course content, let me know, we will do the needful for that। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। तो आपने पहले यूनिट 1 में इंट्रो पार्ट देखा इन सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स, फिर आपने प्रोबेबिलिटी देखी, फिर आपने कॉन्सेप्ट देखा रैंडम वेरिएबल का, फिर उसमें कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी देखा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी देखा, एंड देन वी लुक्ड एट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे बिल्डअप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, पैरामीटर का क्या मतलब होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिक जो होता है वो सैंपल का यूज करके निकाला जाता है, कोई भी स्टैटिस्टिक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है। वॉट एवर आई एम सेइंग माइट बी साउंडिंग जिबरिश टू यू राइट नाउ, अभी एक भी टर्म नहीं समझ में आएगा, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ईच ऑफ दीज टर्म्स मीन। एंड ऑल्सो बी केयरफुल, ये जो कोर्स है जैसे सेम 1 स्टैटिस्टिक्स इज अ प्री रिक्विजिट फॉर दिस, इफ यू हैव लेस क्लैरिटी ऑन दैट, you need to revise those concept। फिर आपका ये कोर्स है। अब इसके बाद, अब ये कोर्स भी ऐसा नहीं है कि इट एंड्स हियर ओनली, इस कोर्स का आगे का स्टेप है इकोनॉमेट्रिक्स। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर नेसेसरी फॉर योर नेक्स्ट पेपर विच इज इंट्रोडक्टरी इकोनॉमेट्रिक्स। तो इस कोर्स को भी उसी तरीके से अच्छे से करना, क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। सेमेस्टर 4 में जाके जब आप इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफी काफी ज्यादा वहां पे यूज होने वाले हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये पहला हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, दिस इज यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 विल बी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है, एस्टिमेशन के क्या क्या तरीके होते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, और एस्टिमेशन के तरीके, मेथड ऑफ मोमेंट होता है, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड होता है, पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, किस तरीके का एस्टिमेटर होना चाहिए, तो दैट शुड फॉलो सम प्रॉपर्टीज, वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया ना, सफिशियंसी। इन्होंने बोला है डिस्कशन में पहले कि सफिशियंसी पे बेस्ड हम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड किस किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस आपके पास हैं, कैसे कैसे इंटरवल्स निकल सकते हैं। सो जैसे आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, ऐसे ही और नए नए डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखोगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही बने हुए हैं, उसी का कुछ कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। तो वो सब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सो दिस विल बी द पार्ट इन एस्टिमेशन। देन यू नो तो जो भी चीज आप इंटरेस्टेड हो निकालने में, वो आपने एस्टिमेट की, वो कैसे एस्टिमेट होना चाहिए वो सब सीखा। फिर जो एस्टिमेट है उसके बारे में आप कैसे इन्फर करना चाहते हो, इन्फ्रेंस में जाएंगे हम लोग। पहले तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर्स कैसे कैसे होते हैं, जो भी आप टेस्टिंग प्रोसीजर डिफाइन करोगे उसकी पावर कैसे डिफाइन करोगे, ये सारा पोर्शन रहेगा। एंड देन फाइनली व्हाट विल बी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करनी है, क्या करना है। तो पॉपुलेशन मीन बेस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बेस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वेरिएंस बेस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दो डिफरेंट सैंपल्स का यूज करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इक्वालिटी ऑफ मीन्स के लिए टेस्टिंग, रेशियो ऑफ वेरिएंस के लिए टेस्टिंग। तो अलग अलग तरीके के हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स आप देखोगे। अभी के लिए आपको इसमें से एक भी टर्म समझ नहीं आएगी, आई कैन गारंटी दैट, एंड यू माइट बी फीलिंग दैट ऑल्सो, बट नो वरीज, ये सारे टॉपिक्स हम लोग आराम से करेंगे। नाउ सो दीज वर द टॉपिक्स, बट आपके बुक्स में कॉरस्पॉन्डिंगली इसका क्या रेफरेंस रहेगा। आपकी असेंशियल रीडिंग रहेगी जीएल डिवॉर, जो आपने लास्ट टाइम फॉलो की थी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एस्टिमेशन, 3 इन्फ्रेंस, यूनिट नंबर 4 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो फार आपने जो बुक है उसके सेक्शन 5.2 तक के टॉपिक्स किए थे इन योर सेमेस्टर 1। अब उसके आगे के पोर्शंस आपको यहाँ पे करने हैं। तो ये जो यूनिट है
unit number 1, उसमें rest of the 3 sections that are left from chapter number 5 you have to do that. यूनिट नंबर 2 विच इज एस्टिमेशन, उसके लिए आपको डिवॉर का चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 करना है. अब इसमें ही चीजें लिखी हुई हैं सिलेक्टेड सेक्शंस ऑफ चैप्टर नंबर 8. सो बेसिकली जो भी पार्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल बेस्ड है इन चैप्टर 9 वो यहाँ पे भी करना है, बट वो हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे भी कर रहे हैं. सो दैट इज फाइन. वी कैन जस्ट अज्यूम दैट ओके चैप्टर 6 एंड 7 आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड देन चैप्टर 9 इज एंटायरली हियर. एंड पहले लास्ट ईयर काफी कंफ्यूजन था. एक टॉपिक रहता था चैप्टर नंबर 7 से, प्रिडिक्शन इंटरवल एंड टॉलरेंस इंटरवल. सो this was felt that some teachers were doing it, some teachers were not doing it. A lot of confusion was there. So this time university has specified कि ये जो prediction interval का topic है और ये जो tolerance interval का topic है, this may be de-emphasized. De-emphasized का in short meaning है you can skip this portions. ठीक है. तो प्रेडिक्शन इंटरवल एंड टॉलरेंस इंटरवल के टॉपिक्स जो है आप स्किप कर सकते हो. ठीक है. सो दिस विल बी यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 3 इज इन्फरेंस एंड द सेक्शन दैट यू हैव टू कवर इज चैप्टर नंबर 8 सेक्शन 8.1 एंड देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग पार्ट, चैप्टर 8 के ही बाकी बचे हुए सेक्शन एंड देन चैप्टर नंबर 9. देयर इज वन सेक्शन विच इज टू बी एक्सक्लूडेड विच इज सेक्शन 9.3. अब सेम जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ करता था, यहाँ पे भी दो चीजों को लेके कंफ्यूजन था कि बीटा और सैंपल साइज कैलकुलेशन ये एक टॉपिक है. तो कंफ्यूजन रहता था कि ये करना है या नहीं, तो इन्होंने लिख दिया है कि हाँ इसको करना है, इट हैज टू बी एम्फसाइज्ड. एंड देन देयर इज अ टॉपिक फ्रॉम सेक्शन 8.5 विच इज लाइक्लीहुड रेशियो प्रिंसिपल. यू कैन डी एम्फसाइज इट, मतलब यू कैन स्किप दिस पार्ट. तो जो चीज स्पेसिफिकली करनी है जिसको लेके डाउट रहा करता था लास्ट ईयर तक, वो चीज क्लैरिफाई हो चुकी है. सो वी कैन क्लियरली डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. ठीक है. तो ये आपका कोर्स है. इसके अलावा जो भी रीडिंग्स हैं वो आपको नेसेसरीली कुछ भी नहीं करना है. दिस इज योर मेन रीडिंग. सो ऑल द एग्जाम्पल्स, ऑल द बैक क्वेश्चंस एंड PYQs विल बी आर रेफरेंस. ठीक है. एज फार एज द पास्ट ईयर पेपर्स आर कंसर्न, पिछले 2 साल एग्जैक्टली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पेपर चल रहा है उसी कोर्स के हिसाब से. सो ऑल द पास्ट ईयर्स दैट वी हैव विल बी इक्वली रेलिवेंट फॉर अस. जैसे यहाँ पे लास्ट ईयर तक 9.3 हुआ करता था, इस बार नहीं है. सो वी कैन जस्ट स्किप एनी क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दैट, बट मोर और लेस एग्जैक्टली द सिलेबस इज सेम, सो वी कैन रेफर दोज पेपर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, तो लास्ट 2 साल के तो पेपर्स आप रेफर कर ही सकते हो, दैट इज वन थिंग. 2-3 साल के, उसके पहले सेमेस्टर. Okay, somebody is saying something. Ma'am, can we do chapter 8 and 9 without 5, 6, 7? No. This is all sequential. Everything is sequential. 5, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा और फिर 9 होगा. You cannot do it independently. ठीक है? Everything is sequential. All right. So apart from that, पहले, so there is one more thing. So last जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है वो स्टैटिस्टिक्स को 2 हिस्सों में बांटता है. उसके पहले जो पेपर्स थे CBCS के पेपर्स जो आपके पहले बैच हुआ करते थे, दे हैड वन पेपर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जिसमें सारे टॉपिक्स आते थे. तो अगर और वो जो पेपर हुआ करता था, जो उसके पहले के पेपर्स अगर आप देखोगे तो उसमें आपको आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर 1 to 5 हैं उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे और बाद वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे. तो वो पेपर्स भी आप रेफर कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि वो पहले दोनों कोर्सेज कंबाइन करके एक कोर्स होता था. तो उसमें जो सेम 1 वाला पोर्शन है वो आपको स्किप करना है, सिर्फ सेम 2 वाले कोर्स पे जो अभी आपका सेम 2 में है उस पे फोकस करना है. तो पिछले 2-3 साल के पेपर्स हैं जो एग्जैक्टली आपके सिलेबस के हिसाब से हैं. उसके पहले के जितने भी पेपर्स देखोगे वो आपको अप्रोप्रिएटली जो क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट है वो पिक करना है, बाकी सारे स्किप कर देना है. ठीक है. तो ये आपका पास्ट ईयर पेपर्स का सिचुएशन है. ऑल राइट. अब अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, सो ये सारे आपके सेक्शंस हैं. चैप्टर नंबर 5 जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल, ये 3 सेक्शंस फ्रॉम यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 कैरीज 20 मार्क्स. यूनिट नंबर 1 20 मार्क्स का होगा, दीज 3 सेक्शन. Then this chapter 6 which is point estimation and chapter number 7
स्टैटिस्टिकल इंटरवल बेस्ड ऑन अ सिंगल सैंपल। ये जो दो चैप्टर्स हैं दे आर फ्रॉम यूनिट नंबर 2, एंड यूनिट नंबर 2 कैरीज 30 मार्क्स। एंड इसमें से ये जो टॉपिक है प्रिडिक्शन एंड टॉलरेंस इंटरवल, ये टॉपिक आपको नहीं करना है, जैसा कि डी एम्फसाइज करने को बोला गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट सेक्शन जो है दैट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3, एंड रेस्ट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम 9.3 दे आर पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 4। अब इसमें से आपको लाइक्लीहुड रेशियो स्किप करना है, और आपको यहाँ पे बीटा एंड सैंपल साइज जो टॉपिक है उसको आपको करना है। सो यूनिट नंबर 3 and 4, सो एसेंशियली 3 and 4 वुड मीन चैप्टर नंबर 8 and 9, इसका कंबाइंड वेटेज रहेगा 40 मार्क्स। This combined, these two chapters combined have a weightage of 40 marks. And this chapter number 6 and 7, which is your unit number 2, has a weightage of 30 marks. And then these three sections, they have a weightage of 20 marks. ठीक है? तो chapter 5, 20 marks, 6 and 7, 30 marks, 8 and 9 combined will carry 40 marks. तो ये आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है? तो ये दो चैप्टर्स 40, ये दो चैप्टर्स 30, और ये अकेला चैप्टर 20 मार्क्स। वन मोर थिंग रिगार्डिंग द फाइनल एग्जाम पैटर्न दैट यू हैव टू सी इज दिस, कि आपकी जो यूनिट नंबर 1 है जिसमें चैप्टर नंबर 5 है, और जो आपकी यूनिट नंबर 2 है जिसमें चैप्टर 6 और 7 है, ये जो क्वेश्चंस आएंगे इन दोनों यूनिट्स के, ये आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस होंगे। सो हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आएंगे, सो इन टोटल यू विल हैव 4 क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू डू देम कंपल्सरीली, मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। सो देर इज नो स्किपिंग एनीथिंग फ्रॉम दीज, देर इज नो चॉइस हियर। यूनिट 1 and 2 के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी आपको, ये आपको बताया गया है। एंड देन जो यूनिट नंबर 3 and 4 है कंबाइंड, उसमें इन टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। सो देर इज अ चॉइस ऑफ वन सिंगल क्वेश्चन हियर। ठीक है? एंड इन ऑर्डर फॉर द एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन अ स्मूथ मैनर, चेकिंग अच्छे से हो, तो टीचर्स की ही जो डिमांड है उस पे देर विल बी नो, बहुत ज्यादा सब पार्ट्स नहीं होंगे ऐसा उन्होंने बोला है। सो देर वुड बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ सब पार्ट्स पर क्वेश्चन, नो सब पार्ट वुड बी लेस देन 5 मार्क्स। सो जितने भी सब पार्ट होंगे कम से कम 5 मार्क्स के तो होंगे ही होंगे, और अगर किसी में मार्क्स 5 से ज्यादा हैं तो वो 5 का मल्टीपल होगा, मतलब या तो 5 मार्क्स, या तो 10 मार्क्स, या तो 15 मार्क्स। इस बेसिस पे आपके सब पार्ट्स के मार्क्स होंगे। ठीक है? सो बेसिकली 5, 10, 15 यही बाइफर्केशन हो सकता है, उससे छोटा बाइफर्केशन अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं आपके कोर्स में मेंशन्ड है, तो आप अप्रोप्रिएटली इस चीज को देख सकते हो कि ये छोटी सी यूनिट है और 3 सेक्शन है और 20 मार्क्स है और कंपल्सरीली आएगा भी, तो डोंट स्किप दिस ऑल्सो। And anyways, we don't, right now is not the point to think about skipping or not skipping. We have to do everything, and everything is sequential. तो अगर कोई चाहे भी कि 8 और 9 में कर लूं, तो वो 8 और 9 विदाउट 6 और 7 करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा मगिंग अप करना पड़ेगा। तो दी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू डू एवरीथिंग सीक्वेंशियली, बिकॉज ये सारे इंडिपेंडेंटली नहीं किए जा सकते। ठीक है? So this is our syllabus and this is our exam pattern. If anybody is concerned about anything और किसी को कोई भी doubt है, so feel free to unmute yourself and speak up, or you can also put it in the chat. All well? Okay. So Shilpi is saying, ma'am, my college professor said that stats in SEM 2 has much more straightforward questions and is easier as compared to SEM 1 stats. Is that true? I would not say that. मैं इसको easier नहीं बोलूंगी. It is at similar level. It is at similar level. प्लस एक चीज ये भी है कि थोड़ी सी, बिकॉज चीजें सीक्वेंशियल हैं, तो अगर किसी का फ्लो ब्रेक हो जाता है बीच में,
तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट ब्रेक दिस फ्लो. एक एक चीज समझते चलेंगे तभी जाके हम लोग एंड तक पहुंच पाएंगे. इफ वी आर नॉट थॉरो विद सेम वन स्टैट्स, व्हाट ऑल टॉपिक्स शुड वी रिवाइज? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन. सो इफ यू आर नॉट थॉरो विद सेम वन टॉपिक्स, आप सबसे पहले जो आपके रैंडम वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप आराम से आपको रिवाइज करना पड़ेगा. सो रैंडम वेरिएबल्स. सो आई वुड से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 के जो बेसिक चीजें हैं. सो जैसे रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक्सपेक्टेशन कैसे निकलती है, वेरिएंस कैसे निकलता है. वी विल नॉट हैव टू गेट इनटू टू मच ऑफ डिटेल ऑफ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये सब बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में हमें घुसने की जरूरत नहीं है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, कोवेरिएंट सॉरी वेरिएंस कैसे निकलता है, ये सब आप समझो. एक जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको बहुत स्पेशल अच्छे तरीके से करना चाहिए वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो बार 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 यूज होगा. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ, सीडीएफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखना. ठीक है. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है, नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे करना है, ये सब. ठीक है. तो ये सब आप मेन करो. एंड चैप्टर नंबर 5 में से कोवेरिएंस कैसे निकलती है, कोरिलेशन कैसे निकलती है. एक वेरिएबल है, मान लो एक रैंडम वेरिएबल है एक्स, एक रैंडम वेरिएबल है वाई, इनका कुछ कॉम्बिनेशन कर दिया, उसका कोवेरिएंस निकालने बोला, वो सब कैसे निकालेंगे. ये सब कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप कर सकते हो. आई वुड नॉट से कि यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. So you should understand what is random variable, how to find expectation for both continuous and discrete, how to find the variance, normal distribution do very very nicely, and what is the concept of covariance and correlation. ये सब भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये सब आपके चैप्टर 9 में यूज होगा, जो कोवेरियंस कोरिलेशन ये वाला. एंड बाकी जो चैप्टर 3 और 4 के टॉपिक्स हैं वो सब हम लोग कॉन्टिन्यूसली यूज करते जाएंगे. ठीक है.